सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात क्यों करते हैं इसके अंदर। देखिए जब जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि इसमें एक तो दो कंडीशन हो सकता है कि सेकेंडरी साइड को या तो आप लोडेड करके रखे होगे, किसी टाइप का लोड लगाए होगे, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, और या फिर दूसरा कंडीशन कि सेकेंडरी पूरी तरह से ओपन सर्किटेड होगा। इफ सेकेंड केस अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे तो आपको रेगुलेशन की बेसिकली देखा जाए तो कोई खास जरूरत है ही नहीं। लेट अस सपोज कि आपके पास ऐसे दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक पहला केस जिसमें कि आपने सेकेंडरी साइड को लोड पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। सेकेंडरी साइड पर किसी प्रकार का एक लोड लगा के रखे हैं आप, ठीक है। अब यहां पर लेट से कोई लोड है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लोड, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, ठीक। जबकि दूसरा कंडीशन जो है, सेकेंड वाले कंडीशन पे इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को आपने ओपन रखा है, ठीक है। यहां पर किसी भी टाइप का कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, दिस इज फुल्ली ओपन। तो आपको पता है यहां से कि भाई इस कंडीशन में केस 1 अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस, तो यहां पर आपने कुछ प्राइमरी जो वोल्टेज है वो आपने प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ प्राइमरी वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया, ईएमएफ E1 बना। इस तरफ में आपको ईएमएफ E2 मिल रही होगी सेकेंडरी साइड पर, और लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कुछ V2 मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ I2 करंट जा रही होगी, फिर हम लोग इसका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सारा चीज अज्यूम करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब केस 2 को आप देखोगे तो इसमें क्या डिफरेंस दिखेगा, क्या नया दिखेगा। आपने यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड किया, ठीक है, ईएमएफ मिल गया आपको E1, ठीक है। सेकेंडरी साइड पर इंड्यूस्ड फॉर्म में आपको ईएमएफ मिला E2, लेकिन अब जब आप टर्मिनल वोल्टेज की बात करोगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल आपको मिलेगा V2, बट क्या किसी भी टाइप से I2 करंट का फ्लो होगा? क्या कोई I2 करंट नहीं जाएगी यहां से, क्यों? क्योंकि टर्मिनल ओपन है। अगर I2 करंट नहीं गई तो अगर मैं इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस उनको कंसीडर कर भी लूं तो भी वहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो इस केस में आई कैन क्लियरली से कि E2 इज इक्वल्स टू V2। ये पॉइंट जेन्युइन है। नो लोड कंडीशन पर क्या दिख रहा है कि E2 डायरेक्टली इक्वल टू V2 हो रहा है, मतलब ये जो इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ जो मुझे मिल रहा है वो सीधे सीधे मेरे टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है। लेकिन मतलब उल्टा बोल सकता हूं मैं कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ के बराबर है। फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हो रहा है। फर्स्ट केस में आप ये नहीं बोल सकते कि E2 जो है दैट इज इक्वल टू V2, ये चीज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। मतलब ये डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते हो इसको। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी साइड का और जो टर्मिनल पोटेंशियल है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है। इसी चीज को रिलेट करने के लिए, इसी चीज की प्रॉपर कोरिलेटिबिलिटी चेक बनाने के लिए और ट्रांसफार्मर के एक मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स को प्रॉपर डिफाइन कर सके, उसकी एबिलिटी को हम समझ सके कि कितना ट्रांसफरेबल उसकी कैपेसिटी है, उसको समझने के लिए हमको देखना होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो अभी आपको ये रिक्वायरमेंट समझ में आया कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसका बेसिक नीड क्या है। तो टॉपिक यहां से हमारा शुरू होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफॉर्मर्स। ध्यान से आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वीआर एकदम प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल भी बनाते बन जाए और टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो जाए। टॉपिक सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर निकालना है, बस इसलिए भी कि आपको नॉलेज हो जाए कि आगे चल के इन फ्यूचर जब आप मशीन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ पहले से आती रहनी चाहिए, है ना। इसीलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में ये सारा टॉपिक दिया जाता है। सो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा आपको पहले इसको डिफाइन करना रहेगा। इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बताया, सो द चेंज इन द मैग्नीट्यूड, चेंज इन the magnitude of secondary voltage or secondary voltage, and it is defined as the change in the magnitude of secondary voltage of transformer when the load changes, when the load changes। पूरी चीज तो लोड के चेंज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसी अकॉर्डिंग हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। when the load changes from कहां से कहां, फुल लोड
टू नो लोड कंडीशन, टू नो लोड कंडीशन, लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी। सोच के बताइए क्या चीज कांस्टेंट लगेगी इसके अंदर। फिर भी यहां पर एक चीज हमको कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा और वो चीज है प्राइमरी साइड का पोटेंशियल। कि प्राइमरी साइड का पोटेंशियल हम दोनों केस में कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब उतना प्रोवाइड कर रहे हैं। नो लोड कंडीशन कीपिंग या अज्यूमिंग, ऐसा लिखिएगा, अज्यूमिंग द प्राइमरी वोल्टेज, assuming the primary voltage to be constant, to be constant, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल है इसका डेफिनेशन। इसके अलावा भी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, कई सारी किताबों में भी वो डेफिनेशन आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। ये भी कुछ जगह आपको दिखता है, ये आपके समझने के बेसिस पर डेफिनेशन गुड है, ठीक है। सो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर व्हेन द लोड चेंजेस फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड कंडीशन। तो उस कंडीशन पे अगर हम ये अज्यूम करें कि प्राइमरी पे हम एक्साइटेशन लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में सेकेंडरी पर हमको चेंजेस दिखेगा, जो अभी जस्ट आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि E2 और V2 में एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ गया आपको टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन को समझा जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट डिफाइंस द एबिलिटी, इट डिफाइंस द एबिलिटी of a transformer, वोल्टेज रेगुलेशन बताने के पीछे का जो मकसद है वो क्या रहता है कि उसकी एबिलिटी को बताए। किस चीज की एबिलिटी? टू प्रोवाइड, ट्रांसफॉर्मर टू प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एट वेरिएबल लोड्स, एट वेरिएबल लोड्स। तो लोड आप वेरी भी कर रहे हो तो भी वो वोल्टेज को किस लेवल तक कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्म से समझते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो डेफिनेशन आप लोग जो जिसको किताबों में पढ़ते हो, वो डेफिनेशन किस तरीके का होता है? वो फॉर्मूला ओरिएंटेड रहता है बेसिकली। उस डेफिनेशन में आपको क्या बताया जाता है कि चेंज इन आउटपुट अपॉन नो लोड प्राइमरी। इस हिसाब से ये बिल्कुल एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि रेगुलेशन का मतलब हो गया नो लोड आउटपुट, नॉट प्राइमरी, नो लोड आउटपुट। चलिए उस हिसाब से भी आपको लिखवा देता हूं। सिंपल सा फंडा है, वोल्टेज रेगुलेशन आपको बताना है तो आप ये बताओगे चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द नो लोड आउटपुट वोल्टेज। बिल्कुल सिंपल आसान सा तरीका है, बता सकते हैं ऐसा। वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में शो करते हैं हम लोग, तो परसेंटेज के हिसाब से आप इसको इनटू 100 कर सकते हो, इसको इनटू 100 कर दीजिए, सफिशिएंट रहेगा ये। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज में कितने का चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द नो लोड आउटपुट वोल्टेज, कि नो लोड आउटपुट वोल्टेज कितनी थी, तो ये इसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड रख लेते हैं अपना। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बनता है, वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। देखिए आउटपुट वोल्टेज का चेंज यानी कि डेल वी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट नो लोड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट फुल लोड। देख सकते हैं क्या इसको ऐसा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज या इसको प्रॉपरली आप रेटेड वोल्टेज बोल सकते हैं, इस पूरे को आप रेटेड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनटू 100 कर दीजिए। तो ये तो एक चलो हो गया जनरल तरीका, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इससे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको थोड़ी सी और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में जाननी पड़ेगी, तब कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा, उससे न्यूमेरिकल बनेगा। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जानना सफिशिएंट है कि एग्जाम में जस्ट डेफिनेशन पूछ लिया 2-3 नंबर में, तो आप इतना बता सकते हैं, ठीक है। उससे आपको 2 या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर नॉर्मल पूछता है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो इतना लिख देंगे सफिशिएंट है, बहुत है। 3-4 मार्क्स के अंदर तक भी इतना काफ़ी रहेगा, एक आध चीज़ें अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो। लेकिन जब ज़्यादा मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे बताएंगे पेपर में। चलिए, तो इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ें इसके बारे में और ऐड करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? हमेशा सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने को प्राइमरी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बट नॉर्मली इट इज प्रीफर्ड फॉर सेकेंडरी। क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी साइड इसलिए क्योंकि लोड साइड जब है,
लोड साइड जो हमारा है उसके रिस्पेक्ट में ही हम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन मैंने एफिशिएंसी के समय भी बताई थी, इस तरीके की कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कुछ और एडिशनल चीज़ें। ओके, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमको सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर ही कैलकुलेट करना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन जो होता है वो रेटेड पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी पर हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और रेटेड लोड अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हमको रेटेड लोड अज्यूम करना है वहां पर, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसका एक सर्किट डायग्राम से। वोल्टेज रेगुलेशन में अभी जो पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा वो एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म से करूंगा, ठीक है। तो लिखता हूं मैं सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मर सर्किट। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है रेफर्ड टू विच साइड। चलो लिख लेते हैं इसको, रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, रेफर टू द सेकेंडरी साइड। ओके, ये चीज एग्जाम में स्पेसिफाई जरूर कर दीजिएगा क्योंकि रेफर टू प्राइमरी साइड भी बन सकता है। फिर दोनों के केस में चीजें बदल जाएंगी, नाम बदल जाएगा। जब आप वहां पर आर नॉट 1 यूज करोगे कि आर नॉट 2 यूज करोगे, एक्स नॉट 1 यूज करोगे, एक्स नॉट 2 यूज करोगे, है ना, तो वो एक्सप्रेशन में आपके चेंजेस आ जाएगा। इस चीज को पहले से क्लियरिफाई करके रखिएगा। तो लेट अस से कि आपके पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके की। अब जो आप वोल्टेज रेगुलेशन बता रहे हैं आप इस इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर और क्या क्या है, इसकी रेजिस्टेंस, इसका रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस जो आप लिखेंगे दैट विल बी R02। इस पर जो रिएक्टेंस आप बताएंगे दिस विल बी X02। यहाँ पर ये आपका लोड है, इस लोड के अक्रॉस का आप पोटेंशियल बताएंगे या टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और यहाँ से EMF का एक्सप्रेशन जो है वो आपको मिलेगा इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, Z02 रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो ये मेरा लीकेज रिएक्टेंस का पार्ट है, ये मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सिस्टम के उसका वो है लीकेज रिएक्टेंस है, Z02 हमारा इंपीडेंस है रेफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। लोड हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी साइड, इसको E2 लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो क्लियर नहीं होगा सिर्फ ई लिखने से, ठीक है। डन, Z02। अब इस एक्सप्रेशन में समझते हैं दो तीन चीजें। अगर ये ट्रांसफॉर्मर मेरा आइडियल कंडीशन पे होता, एट आइडियल कंडीशन, ठीक, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा आंसर होता। अगर आइडियल केस होता तो मैं सीधे सीधे बोल सकता था कि E2 जो है वो V2 के बराबर है। फिर क्या रेगुलेशन की कोई अलग से जरूरत है, इसका रेगुलेशन कोई पूछता आपसे तो क्या बताते हैं, इस कंडीशन में रेगुलेशन इज 0। कोई रेगुलेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए कि जरूरी तो नहीं है ना कि आइडियल कंडीशन पर ही रहे, अब आप इसको प्रैक्टिकल कंडीशन पे किसी टाइप के लोड पर लेकर के आ रहे हो। लेट्स से कि आपने कोई भी टाइप का एक लोड लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो बताइए इसका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। इस कंडीशन में मान लो मुझे E2 की वैल्यू देखनी है या V की वैल्यू जो है उसको लिखनी है, कैसे एक्सप्रेशन बनाऊंगा इसका। तो भाई क्या E2 और V2 बराबर होगा क्या, देखो एट लोड कभी भी E2 इक्वल टू V2 तो होगा ही नहीं, इसके अंदर E2 विल नॉट बी इक्वल टू V2। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर KVL लगा के आपको आउटपुट बताना पड़ेगा। कैसे आउटपुट बताएंगे, देखिए चलिए इसका अगर एक्सप्रेशन हम लोग बनाएं तो कैसे एक्सप्रेशन बनेगा, V2 इज इक्वल टू लेट से सेकेंडरी है तो मैं यहाँ से I2 करंट का फ्लो देखता हूँ, तो V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R02 माइनस I2 X02 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू के फॉर्म में तो मैंने लिखा ही है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, X02 लिख सकते हैं ऐसा। और ये सेकेंडरी टर्मिनल पोटेंशियल मैं इसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, V2 के रिस्पेक्ट में। या फिर इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं, या फिर वी कैन से कि V इज इक्वल टू या V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R02 प्लस X02
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इस चीज को पूरे को, ठीक है, कि V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R02 प्लस X02, या इसको JX02 या J⍵02 ऐसा भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंस का पोर्शन है, इस वजह से इसको ऐसा लिखना चाहिए। और इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन R प्लस JX का जो एक्सप्रेशन है, प्लस JX इसको लिख लीजिएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इम्पिडेंस है। तो आप इसको लिखेंगे E2 माइनस I2 इंटू Z02। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू अब इस फॉर्म में आएगी, मतलब जितना यहाँ पर आपको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है ये आपके उस ईएमएफ में से माइनस होगा, जो बचेगा दैट विल बी योर टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ तक का पोर्शन तो हमको समझ में आ गया, यानी कि सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही है कि Z02 का नेचर किस तरीके का है, पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग लैगिंग किस कंडीशन पर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड माइनस टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाई दूसरी कंडीशन, ठीक है, कि फुल लोड की कंडीशन, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग इसको। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे परसेंटेज VR का, वोल्टेज रेगुलेशन के परसेंटेज का, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड इनटू 100, लिख सकते हैं ऐसा। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 डिवाइड हो जाएगा इससे। होगा कि उल्टा होगा? भाई उल्टा होगा ना, E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100। अभी करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन सही है। तो आई होप कॉपी में आपने बिल्कुल सही लिख लिया होगा इस चीज को, ठीक है, कि जो हमारा ओवरऑल जो पोटेंशियल है, मतलब कि नो लोड की जो वोल्टेज है माइनस फुल लोड की वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड पोटेंशियल, ठीक है ना, सही है, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग इसको। तो प्राइमरी वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना है इवन एट नो लोड कंडीशन, ये बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज का कांस्टेंट होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सप्रेशन पर। अब देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से बनाया जाए। आइडियल केस में E2 V2 जीरो इक्वल हो गया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि करंट वाज इक्वल, मतलब करंट जो है वो जीरो थी सेकेंडरी साइड ओपन होने की वजह से। बट यहाँ कैसे होगा, अब आपको अलग से E2 का एक्सप्रेशन चाहिए, V2 का एक्सप्रेशन चाहिए, फिर E2 का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसको समझते हैं, सबसे पहले एक फेजर डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी इसमें। लेट अस ड्रॉ अ फेजर। इसका फेजर अगर बनाएं, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको प्रॉपरली फेजर डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है। मैं शुरुआत करता हूं I2 से। इसका फेजर बनाने से पहले इसका सर्किट डायग्राम एक बार आप चेक कर लीजिएगा। I2 V2 में से किससे शुरुआत करें? ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप जरूर से देख लीजिएगा, ये वाला जिसके बेसिस पे हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे मैं देख रहा हूं कि I2 करंट यहां से जा रही है एंड लेट से कि यहां का टर्मिनल जो वोल्टेज है इसको मैं V2 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए V2 से ही शुरुआत करते हैं। अगर फेजर बनाने जा रहे हैं तो किसी टाइप का लोड अज्यूम करना पड़ेगा, तो ऊपर मैं लिख देता हूं अज्यूमिंग एंड इंडक्टिव लोड, अज्यूमिंग एंड इंडक्टिव लोड, कि भाई ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में अगर लोड लगा है तो कुछ ना कुछ तो नेचर का होगा ना, तो वो इंडक्टिव नेचर का है। चलो ठीक, इंडक्टिव लोड है, तो अगर इंडक्टिव लोड है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर पोटेंशियल को सबसे पहले अगर मैं यहां पर दिखाता हूं, लेट्स से वोल्टेज V दिखाता हूं यहां पर V2, ठीक है। अब वोल्टेज V2 है तो इसके रिस्पेक्ट में बताइए कि जो I1 इंटू R1 होगा, ठीक है, वो भी छोड़िए, पहले I1 बताइए कहां पे होगा। इंडक्टिव लोड है तो इससे लैग करना चाहिए इसको, कितने डिग्री से सर नहीं पता, किसी भी डिग्री से लैग करवा लो, लैग करेगा इतना श्योर है, कितना डिग्री से अभी वो डिफाइंड नहीं है। तो लेट से यहां पर मैं I2 जो है उसको शो कर देता हूं, ठीक है। तो मेरी जो करंट है उस सेकेंडरी सर्किट के अंदर I2 इससे लैग कर रही है V2 से, ओके डन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या क्या चीज है, हमारे पास है I2 R02 एंड I2 X02। तो पहले I2 R02 का बताइए मुझको, ये किसके फेज में होगा? क्या ये I2 के फेज में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, V2 से अपार्ट होगा बट I2 के फेज में होगा ना। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा मैं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? ड्रॉ कर रहा हूं I2 R02, ठीक है, I2 इंटू R02, वो उस वोल्टेज ड्रॉप को शो कर रहा हूं। लेट्स से यहां पर तो बिल्कुल दोनों को पैरेलल मैंने ड्रॉ किया, नहीं ड्रॉ किया, इसको यहां से देख करके पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत हो गया पैरेलल। कौन सा मैंने ड्रॉ किया ड्रॉप?
I2 इंटू R02। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये एक्सप्रेशन, ये फेजर अगर आप समझ गए अच्छे से, बाकी का एक्सप्रेशन भी क्लियर हो जाएगा और फिर आपको डाउट इस पे नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये फेजर का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। चलिए लेट्स सी। अब दूसरा, हमको I2 X02 जो है उसको ट्रेस करना। I2 X02 कहाँ पे होगा भाई? ऑब्वियसली I2 R02 से 90 डिग्री अपार्ट। तो इसको इससे 90 डिग्री अपार्ट शो कर लेते हैं। यहाँ से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कौन सा ड्रॉप दिखाया मैंने? I2 इंटू X02, क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इस तरीके का दिखेगा। अब हमको पता है, पिछले वाले पेज से अगर आपने एक्सप्रेशन देखा होगा तो आपको पता है कि V2 का एक्सप्रेशन जो है वो कैसा आ रहा है? E2 माइनस I2 इंटू Z02, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। ऐसा ही लिखे हुए हैं ना? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर E2 का एक्सप्रेशन हमको बनाना हो, इसी एक्सप्रेशन से E2 निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? तो E2 इज इक्वल्स टू, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि V2 प्लस I2 इंटू Z02। ये सब वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा सारा एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से फेज अपार्ट है ना, तो सीधे कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि Z02 यानी कि इम्पीडेंस के फॉर्म में दिखाना है। तो इम्पीडेंस कैसे आएगा? इम्पीडेंस इन दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में आएगा। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन जो होगा वो इनके रिजल्टेंट के फॉर्म में आएगा। लेट्स से ऐसे। चलिए ठीक है, इम्पीडेंस जो है ऐसे रिजल्टेंट के फॉर्म में मैं बताऊंगा। इस इम्पीडेंस का नाम क्या है? दिस इज Z02, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन I2 R02, I2 X02 और V2, ये सब मिला के क्या होता है? दैट इज ऑल E2। यही पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आपको EMF E2 दिलाता है। ड्रॉ कर दीजिए इसको। सो दिस इज योर EMF E2। अभी आप समझ गए वाला पोर्शन? ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है क्या? चलिए, आई गेस आप लोग को ये वाला पॉइंट जरूर से क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ये V2 वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब आगे चल के कुछ चीज़ें मैं इसके ऊपर ट्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगर इसको एक्सटेंड करूँगा तो मुझे दिखेगा कि इस पोर्शन का फेज एंगल भी उतना ही होगा जितना यहाँ का फेज एंगल है। मतलब V2 और I2 का जो फेज एंगल है, एग्जैक्टली सेम फेज डिफरेंस एंगल जो है वो V2 और I2 R02 का भी है। ठीक है, ये फेज एंगल दोनों जगह सेम है। तो मुझे यहाँ से E2 का एक्सप्रेशन मिल गया, तो वोल्टेज रेगुलेशन का काम तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब अगर सपोज कर लो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशन तक पहुंच गए, ठीक है, I2 X02 भी ट्रेस हो गया, I2 R02 भी ट्रेस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इस पोर्शन पर क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमको E2 की वैल्यू मिलनी चाहिए ना। बिना E2 की वैल्यू के एक्सप्रेशन में पुट कैसे करोगे? V2 तो चलो ठीक है, आप रख दोगे देख करके, E2 कैसे लिखोगे आप? E2 की आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E2? ये वैल्यू आपको मिलेगी कैसे E2 की वैल्यू, है ना? E2 का एक्सप्रेशन जो है वो आएगा कहाँ से, किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन आएगा भाई? चलो एक काम करते हैं, E2 का एक्सप्रेशन निकाल सकें उसके लिए कुछ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा सिंपल वे में ही बताऊंगा, बस थोड़ा ध्यान से आप देखते जाइएगा तो चीज़ें बन जाएगी आपसे। ठीक है, थोड़ा बस इसको ध्यान से आपको देखना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास है पूरा, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास पूरा का पूरा अवेलेबल है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचूं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ और इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये पूरा सेक्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बोल सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, ये वाला पूरा सेक्शन जो है दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ें और आसान होने वाली है। कैसे? चलिए एक बार मैं दोबारा से आपको ये वाला पोर्शन ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा और अच्छे वे में। ठीक है, थोड़ा सा और गुड वे में इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग हमको यहाँ से 90 डिग्री का फेजर शो करना था ना, तो इसको मैं यहाँ से अभी देख लेता हूँ। तो दिस इज माई 90 डिग्री।
ऑलमोस्ट ऐसा, और इस हिसाब से ई जो है वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा। जेड इम्पिडेंस जो है वो मैंने यहाँ से ट्रेस कर लिया होगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा फेजर ऐसा कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। आप सबने भी कॉपी में बना लिया ना अभी तक? चलिए लेट्स से दिस इज आवर E2। ओके, नाउ डन। तो अब एक काम करने जा रहा हूँ मैंने क्या बोला आपको कि इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ। जब मैं इसे ऐसा एक्सटेंड करूँगा ना, तो ये वाला पोर्शन ऐसे मैच होते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको अगर ये ठीक से विजिबल नहीं होगा तो इसको मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या ये पोर्शन विजिबल है हम सबको? ठीक है, ये वाला पोर्शन हम सबको विजिबल है ना? ये जहां पर मिल रहा है, देखिए इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाता हूं यहां पे, एंड लेट इट बी अ पॉइंट डी इन द सेक्शन, क्योंकि ए बी सी डी के फॉर्म में इसको ब्रेक करने वाला हूं मैं अभी। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम को एकदम प्रॉपरली हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे, इसी से ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, सॉलिड लाइन से मत शो करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा वो। सॉलिड लाइन सिर्फ ये सारी हैं। हाँ जी, चलिए अब इसका एक्सप्रेशन बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले इसके सारे पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाते हैं हम लोग। लेट इट बी पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, यहाँ हो गया पॉइंट सी, सी पॉइंट यहाँ बना लेते हैं ना इधर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। बोलिए सारे के सारे पॉइंट्स विजिबल हैं आप सभी को? आई गेस आप सबको ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम प्रॉपर दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ पर है? जहां पर आपको V2 दिखाई दे रहा है। बी पॉइंट कहाँ पर है? जहां इनका राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है I2 R02 से, उसका सेंटर पॉइंट जो ए वाली लाइन, ये V2 वाली लाइन पर ही मैंने बी पॉइंट दिखाया। उसी के आगे मैंने सी पॉइंट दिखाया आपको। सी पॉइंट कौन सा? ये वाला है। ठीक है, ई पॉइंट किसको दिखाया? जहां पर आपका E2 जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, और एफ पॉइंट यहाँ जहां से राइट एंगल ट्रायंगल का सेक्शन बन रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया। अब अगर सपोज कर लीजिए मुझे क्वेश्चन के हिसाब से E2 की वैल्यू चाहिए, कैसे बताऊंगा मैं? E2 का सेक्शन जो है वो कैसे पता करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? ध्यान से देखिएगा, बहुत क्रूशियल है इस पॉइंट को समझना। E2 का वैल्यू अगर आपको लिखना होगा तो आप बोलेंगे कि O से लेके कहां तक का पोर्शन E2 है। देखिए अगर मैं इस एंगल को नेग्लिजिबल ले लेता हूं, E2 और V2 के बीच का एंगल जो है अगर मैं इसको बहुत नेग्लिजिबल मान लूं, तो सीधे सीधे देखने में पता चलेगा कि O से लेके C तक या F तक का जो वैल्यू है वो मुझे E2 की वैल्यू दिलाएगा। बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा? ठीक है, फिर से देखिएगा एक बार। O से लेके E तक, नॉट F, O से लेके E तक। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐसे में उल्टा लग रहा है ना, इसको E लिख लेते हैं हम लोग यहां से। लेट इट बी E, और इस पॉइंट को F बना लेते हैं। अभी ठीक है, अभी A B C D E F एकदम सीक्वेंस में दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि E2 जो है ये बेसिकली O से लेके E तक का रीजन है। O से लेके, अगर ये O पॉइंट है तो यहां से लेके पूरा E तक का रीजन, ये मेरा E2 का एक्सप्रेशन बता रहा है। ठीक है, वैसे ही ठीक है, अब वैसे ही उसके बाद बाकी की सारी चीजें जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, आपने अगर कॉपी में लिख लिया होगा तो मत चेंज करिएगा, जैसा है एज इट इज रहने दीजिएगा। ठीक है, कॉपी में अगर पहले से लिख लिया ना तो उसको नहीं चेंज करते, क्यों चेंज करना बीच में। लेट्स से दिस इज F, दिस इज E। ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ऐसे ही बाकी सारी चीजें। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बाकी चीजें भी देख लीजिए एक बार क्या क्या है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, एक तो ये सेक्शन हो गया, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये वाला दिखेगा। कौन सा? क्योंकि हमको E की पूरी वैल्यू चाहिए ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अब आप नोटिस करिए, उस वाले को छोड़िए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप नोटिस करिए। ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। तो हमको क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर? O से लेके F तक का पोर्शन, F से लेके C, और C से लेके ये पूरा O तक का पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसी के बेसिस पे हम लोग E2 की मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। तो O से लेके F का पोर्शन है, ट्रायंगल कौन सा हमारा? OCF, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? मैं लिख देता हूं यहां पर, आवर राइट एंगल ट्रायंगल इज OCF। बहुत लॉजिकल है, आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज, बस एक बार के लिए इस वीडियो को पूरा टिल द एंड देखिएगा, आराम से पेशेंटली देखना होगा बस। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन? तो हम लोग लिखेंगे
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब सी एफ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा, ये पॉसिबल है। अब आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। इसी डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसी से आपको पूरी वैल्यूज मिलने वाली है। ये फेजर डायग्राम तो कंप्लीट हो गया इसका, लेकिन आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो पूरी वैल्यूज आपको मिल जाएगी इससे। कैसे, देखिए, ये आपके पास फेजर है ना पूरा। इसमें आप लिखेंगे OC का मतलब क्या है, O से C तक का पूरा जो पोटेंशियल बोल रहा है यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए OC का मतलब ये होता है कि O से लेके A से B, B से C, क्या क्या चीजें। O से A तक क्या है आपके पास, V2 है, पोटेंशियल V2, प्लस A से लेके B तक क्या है आपके पास, इस पोर्शन का अगर आपको बताना है, और फाई आपके पास फेज डिफरेंस एंगल है। ये देखिए छोटा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, तो अगर ए से बी का एक्सप्रेशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे। ए बी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, I2R02 इंटू कॉस फाई। लिख सकते हैं हम लोग इसका, इस पोर्शन को कॉस फाई के फॉर्म में, बेस के फॉर्म में देखते हुए, ठीक है। I2R02 इंटू कॉस फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस तीसरा पोर्शन बी से लेके सी तक का आपको बताना है। अब बी से सी का पोर्शन कैसे बताएंगे, वो किसकी वजह से, वो रिएक्टेंस की वजह से। तो इसको आप लिखेंगे I2X02 इंटू साइन फाई। ये पूरा किसकी बात हो गई यहाँ पर, OC की बात हो रही है यहाँ पे। पूरा का पूरा OC का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको यहाँ से अब दिख रहा होगा। बोलिए ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक का पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पोर्शन भी निकालना बताता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो O से C तक आया ना, अब C से F तक का फाइंड करना है आपको। इसको कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर सेक्शन है, आप लिखेंगे C से F का पोर्शन हो जाएगा I2X02 इंटू साइन फाई। परपेंडिकुलर है इसलिए साइन का कंपोनेंट वहां पे आ गया, ठीक है। रिएक्टेंस का कंपोनेंट जो है वो वहां पर मुझे दिखेगा। लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा, चलिए ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्सप्रेशन था मेरे पास OF का स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। चलो OC स्क्वायर के हिसाब से अब पूरा लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे OF विच इज नथिंग बट E2, OF ही तो E2 है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर मतलब V2 प्लस I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस I2 इंटू X02 इंटू साइन फाई का स्क्वायर प्लस I2 इंटू X02 ऑफ साइन फाई इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा डेटा जो है रूट के अंदर एज इट इज। ये डेटा लिखने में परेशानी नहीं जाएगी अगर आप ये फेजर को अच्छे से समझ जाएंगे तो। नहीं, यहाँ इस पॉइंट से आगे तभी देखिएगा जब आपको फेजर समझ में आ चुका होगा। फेजर को एक बार अगर नहीं समझ में आए, पीछे बैक करिए वीडियो को, फिर से एक बार फेजर को देखिए। ये आपको जब एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ना, तो अपने आप एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर एक्सप्रेशन बनाने में आपको कहीं पे भी दिक्कत जाएगी ना, तो उसका पूरा जो केस है वो फेजर की वजह से होता है। तो आप फेजर समझ लीजिए पहले एक बार दोबारा बैक करके कि फेजर हम लोग किस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा। अच्छा, OF लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे, भाई OF की जगह सीधे सीधे E2 लिख सकता हूँ मैं, सीधे सीधे E2 के फॉर्म में एक्सप्रेशन बना सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ बेसिकली। जब मैंने रूट इधर लगा दिया तो बेसिकली मतलब मैं मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहा हूँ ना यहाँ पे। चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ मैं इस जगह पे। अब इसको अगर सपोज कर लीजिए इस हिसाब से हमको सॉल्व करना रहे, नॉर्मली अगर एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो E2 की वैल्यू ऐसे मिलती है। लेकिन इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नोन होनी चाहिए, जैसे कि फॉर सॉल्विंग दिस वी मस्ट नो, हमको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें से। तो हमको इसमें से V2 पता होना चाहिए, I2 पता होना चाहिए, R02 की वैल्यू पता होनी चाहिए, X02 की वैल्यू पता होनी चाहिए, फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी सारी नोन चीज़ें रहेंगी ना, तब जाके आप E2 निकाल पाओगे और तब जाके VR निकलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि अब आपको अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में E की वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी लगेगा। आपको लगेगा कि सर अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में निकाल लेते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो। इसीलिए देखिएगा VR के एक्सप्रेशन में जब E का एक्सप्रेशन हम लोग डालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में रहता है हमेशा। ये पहला कारण है। सो नाउ
फाइंडिंग द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ E2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर E2 का मैं देखने जाऊं तो ये वैल्यू कैसे मिलता है, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किस तरीके का मिलता है। देखिए, इस अप्रॉक्स वैल्यू को जानने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि ये जो मेरा फेजर डायग्राम था, इसमें से O से लेके C और O से लेके F तक का पोर्शन, इसके बीच की एंगल को नेग्लिजिबल लेते हुए, इनके बीच का जो एंगल है उसको नेग्लिजिबल लेते हुए, ठीक है, लेट इट बी फाई डैश। तो इस एंगल को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं कि इनके बीच में फेज डिफरेंस एंगल कोई बहुत ज्यादा है नहीं, V और E के बीच में, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग द एंगल बिटवीन OF एंड OC एज नेग्लिजिबल। बहुत स्मॉल एंगल ले रहे हैं हम लोग, नेग्लिजिबल। कुछ कंडीशन तो रखना पड़ेगा, तभी तो अप्रोक्सीमेशन का एनालिसिस हो पाएगा ना। तो वो कंडीशन यहां पर इस तरीके से है कि भाई OF और OC के बीच का एंगल जो है उसको मैंने क्या ले लिया, नेग्लिजिबल ले लिया, ठीक है। और OC का एक्सप्रेशन तो है ही हमारे पास। OC का एक्सप्रेशन क्या है, OC का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था ना, O से C तक पूरा एक्सप्रेशन कैसा था, O से A, A से B, B से C, 3 हिस्से में मैंने डिवाइड करके आपको बताया था। वही पूरा एक्सप्रेशन यहां पर अब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले का एंगल तो 0 हो गया। सो देयरफॉर यू कैन से कि द एक्सप्रेशन ऑफ E2 विल ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटली, अब इस बार ये अप्रोक्सीमेशन का साइन मैं यहां से यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2 प्लस I2 R02 इंटू कॉस फाई प्लस I2 X02 इंटू साइन फाई। लिख सकते हैं हम लोग इसको इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में। बाकी और किसी एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, दूसरा हिस्सा तो आपने हटा दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने बताया आपको, याद करिएगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, मतलब VR के एकदम शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि लोड हम लोग कौन सा अज्यूम कर रहे हैं, इंडक्टिव लोड अज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज, अभी वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, अभी आपने E2 निकाला है, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे आखिरी में, तब VR आएगा, ठीक है। सो दिस इज E2 फॉर इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लोड, दोनों के केस में यही होगा, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। इंडक्टिव लोड का भी केस हुआ तो यहां पर पॉजिटिव साइन रहेगा इनके बीच में, रेजिस्टिव लोड रहा तो भी पॉजिटिव साइन के फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि I2 R02 cos फाई प्लस I2 X02 साइन फाई, ठीक है। लेकिन अब अगर सपोज कर लीजिए कि ये रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड तो जरूरी नहीं है, कभी मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि कैपेसिटिव लोड है, बताओ उसके लिए VR की वैल्यू कितनी होगी। तो कैपेसिटिव लोड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो चलिए अब आपको अगला केस जो है कैपेसिटिव का भी यहां पर बताते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर लोड कैपेसिटिव हुआ तो डायरेक्टली आपको लिखना बता देता हूं, इसको आप लिखेंगे फॉर कैपेसिटिव लोड, है ना। लेट अस से अगर लोड हमारा कैपेसिटिव हो जाता है, उस कंडीशन पे इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, सारा कुछ सेम है, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सारा कुछ आप चाहें तो इसको दोबारा डिराइव कर सकते हैं। दिस विल बी V2 प्लस I2 इंटू R02 cos फाई माइनस I2 इंटू X02 इंटू साइन फाई। याद रखिएगा VR अगर ऐसे किसी केस के लिए पूछता है आपको, क्वेश्चन में कैपेसिटिव लोड दे दिया तो ये एक्सप्रेशन लिखिएगा वहां पे। तो इसका मतलब जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं देखूं तो V2 का ये एक्सप्रेशन अंदर प्लस माइनस साइन के साथ दिखता है, E2 का एक्सप्रेशन, सॉरी, क्या एक्सप्रेशन दिखता है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन जनरल फॉर्म, इन जनरलाइज्ड फॉर्म आई कैन से कि E2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2 प्लस I2 इंटू R02 cos फाई प्लस माइनस बोथ साइन I2 इंटू X02 ऑफ साइन फाई। ये एक्सप्रेशन तो अब हम लोग लिख ही सकते हैं यहां से। तो हमारे पास फाइनली E2 की वैल्यू तो आ गई, हमको ये मिल गया कि अच्छा E2 का एक्सप्रेशन अब ऐसे बताया जा सकता है, ठीक है। अगर E2 का एक्सप्रेशन आ गया तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेते हैं फिर तो। सो देयरफॉर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन एज, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा V2 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग इसके अंदर। चलिए पुट कर देते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या कि उल्टा लिखते हैं, E2 माइनस V2 लिखते हैं। सोचिए एक बार कॉपी में, जल्दी से चेक करिए सभी लोग, ये एक्सप्रेशन गलत है। तो सही वाला क्या लिखे क्या कॉपी में, कि देख के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये बताइए। देख देख के कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं बनेगा,
ये जितना एक्सप्रेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो सब आपको खुद से कैलकुलेट करना है, बस देख के समझिए। अगर समझ रहे हैं तो लिखिए मत, अभी एक बार समझ लीजिए अच्छे से, फिर आराम से लिखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमको सही एक्सप्रेशन क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ से कहाँ पर बताया था मैंने, इस जगह पे बताया होगा। ये देखिए, नो लोड वोल्टेज फुल लोड अपॉन रेटेड, और कहीं पे बताया होगा क्या? इधर भी बताया होगा। देखिए देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन E2 माइनस V2 अपॉन E2 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इस जगह पे। तो परसेंटेज VR का एक्सप्रेशन E2 माइनस V2 अपॉन E2 के फॉर्म में है, तो आपके पास E2 की वैल्यू तो है ही, पुट कर दीजिए। V2 माइनस हो जाएगा तो ये हट जाएगा, आपके पास ऊपर एक्सप्रेशन बचेगा परसेंटेज VR इज इक्वल टू, अब V2 हटा देता हूं मैं पहले से ही, मैं सीधे लिखूंगा I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस माइनस I2 इंटू X02 ऑफ साइन फाई डिवाइडेड बाई E2, ठीक है, माइनस कर दिया हम लोग। अब डिवाइडेड बाई E2 को E2 ही रहने देता हूं मैं, इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। देखते जाइएगा किताब में आप जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला आ चुका है ऑलरेडी। हर बार इसको याद करना पड़ता है, इस बार पूरा डिराइव करके वो फॉर्मूला जो है वो आ सकता है, आप इसको अगर प्रॉपरली बनाए होंगे तो। क्या क्या आया? I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस माइनस I2 इंटू X02 इंटू साइन फाई होल डिवाइडेड बाई E2, बन चुका है ये ऑलरेडी। VR का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहां से देखिएगा कि अगर आपको लोड का टाइप कैसा दिया है बस वो समझना है। ये प्लस माइनस दोनों साइन है ना, अगर यहां पर लोड, इफ द लोड इज इंडक्टिव और रेजिस्टिव, इंडक्टिव या रेजिस्टिव लोड है तो फिर साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर लोड कैपेसिटिव नेचर का है, नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, सिंपल है यहाँ पर। तो फॉर्मूला आप डिसाइड कर लेंगे यहाँ से कि कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फॉर कैपेसिटिव लोड के लिए क्या साइन यूज करेंगे आप? नेगेटिव। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन तब जब इसको पूरा पढ़ा जाए अच्छे से। हड़बड़ी में आप पढ़ेंगे और आप ये सोचेंगे कि सर मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता दीजिए इससे न्यूमेरिकल बना लूँ, फॉर्मूला तो है लेकिन याद करना पड़ेगा फिर आपको उस केस में। और याद की हुई चीज़ ना नर्वसनेस में भूलने का सबसे बड़ा चांस होता है कि उसको रट के गए, नर्वसनेस में भूल जाएंगे। समझ के अगर समझे हुए हैं और फिर आप इसको आपके माइंड में अगर वो बैठ गया है तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे, तो फिर किसी भी प्रेशर के कंडीशन में भी आपके माइंड से नहीं हटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी आपका एग्जाम है 1-2 दिन 3 दिन के भीतर, तो फिर तो उस कंडीशन में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार 2 बार इसको आप कॉपी में खुद से बना के देख लीजिए, बन जाएगा आपसे बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, तब तो इस फॉर्मूले को याद रख ही लीजिएगा। और ये कंडीशन जरूर साथ में याद रखिएगा कि लोड किस टाइप का है, न्यूमेरिकल में जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करिएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इसको समझ के पढ़िएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये वीडियो जितनी देर की है बस उतनी ही देर का समय आपको लगाना है। न्यूमेरिकल बनाने में भी ये फॉर्मूला काम आएगा आपको, और ऐसे डेरिवेशन में आपको ये 7 मार्क्स 10 मार्क्स एंड 14 मार्क्स की कैटेगरी में पूछता है, जब पूरा कंप्लीट VR पूछ लेगा आपको, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो बड़े मार्क्स में भी पूछता है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसमें एक बढ़िया सी मस्त सी कंडीशन जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, इसी में अगर सपोज कर लो रेफर टू प्राइमरी साइड बनाना होगा तो कैसे लिखोगे? एक केस और बता देता हूं मैं, रेफर्ड टू, अभी ये जितना कुछ हम लोग देखे सेकेंडरी साइड के रेफरेंस पे लिखे, ठीक है, वही स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। मान लो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेपरेटली बोल दिया कि रेफर टू प्राइमरी साइड ही खाली बनाना है आपको वोल्टेज रेगुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। रेफर टू प्राइमरी साइड भी आप बता लीजिएगा। कैसे बताएंगे? बस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करिएगा। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, लोड आपका फिर से वैसे ही रहेगा, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इसमें से किसी टाइप का लोड। इधर आप रेजिस्टेंस क्या शो करेंगे? R01 1 हो जाएगा इस बार जो लीकेज रिएक्टेंस शो करेंगे वो हो जाएगा X01। इधर का पोटेंशियल जो है, इधर का पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या क्या शो करेंगे बताइए? इस बार EMF और वोल्टेज की वैल्यू या उसका नाम जो है वो क्या क्या हो जाएगा? इस बार यहाँ से आप V1 लिखेंगे और इस तरफ इस बार आप E1 लिखेंगे। याद करिएगा प्राइमरी साइड के रेफरेंस पे बना रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी के नहीं, तो इस बार चीज़ें थोड़ी सी अलग रहेंगी, ठीक है।
ये याद रखिएगा। इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन आप V1 के फॉर्म में बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन से ही बता दीजिएगा, V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1। इस बार बताइए E1 प्लस होगा कि E1 माइनस होगा? इस बार E1 जो है आपका इस तरफ का EMF है, ये टोटल है, तो EMF प्लस ऑल द ड्रॉप्स, E1 प्लस I1 इंटू R01 इंटू कॉस फाई प्लस I2 इंटू X02 साइन फाई। ये ध्यान रखिएगा। प्लस भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंडक्टिव लोड या रेजिस्टिव लोड का केस होगा, तो अगर मान लीजिए कैपेसिटिव लोड आया तो मुझे इस साइन को बदल के माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन रखते हैं ताकि पता रहे कि कौन से टाइप की लोड होगी, तो उसके लिए किस हिसाब से आप इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो फिर VR का एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, देयरफॉर यू विल से कि VR का एक्सप्रेशन सर यहाँ से परसेंटेज VR मान लो निकालना हुआ, तो इसको प्राइमरी साइड के रेफरेंस पे कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जैसे वहां पर लिखे थे I1 R01 इंटू कॉस फाई प्लस माइनस I1 R01, नो नॉट R0, I1 इंटू X01 साइन फाई होल डिवाइडेड बाई, इस बार E1 लिखिएगा, E2 मत लिखिएगा, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला बन जाएगा VR का, बन सकता है। अच्छा E1 लिखेंगे कि V1 लिखेंगे, इस बार ध्यान रखिएगा, ये वाली गलती मत करिएगा, दिस विल बी V1 नॉट E1। पिछली बार E1 जो था वो इंड्यूस्ड EMF था, और V1 मतलब E2 जो था वो इंड्यूस्ड EMF था, और V2 जो था वो टर्मिनल पोटेंशियल था। इस बार अलग है, इस बार फुल लोड वाले केस में कुछ और है आपके पास, मतलब फुल लोड वाले केस में और नॉर्मल रेटेड सप्लाई के केस में दोनों दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई V1 होगा, मैक्सिमम हम लोग यही गलती करते हैं, यहाँ डिवाइडेड बाई E1 कर देते हैं उस फॉर्मूले से। वैसे ये कंडीशनल है, ये जब एग्जाम में बोलेगा कि आपको रेफर टू प्राइमरी साइड बनाना है, सिर्फ तभी बनाइएगा। अगर सिर्फ इतना बोला कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है एक्सप्लेन करो, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना वहां तक का मैंने बताया बता सकते हैं, समय है आपके पास, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलिए एक लास्ट कंडीशन और बताता हूँ, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं इसका अच्छे से न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल के कंटेंट बहुत आसानी से आप समझ लेंगे कि क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। एक कंडीशन कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये कब राइज होता है, कंडीशन फॉर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन खुद ही जीरो हो जाए। ऐसा भी कभी पॉसिबल है क्या कि वोल्टेज रेगुलेशन पूरी की पूरी जीरो हो जाए? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आइडियल कंडीशन पर ये सर पॉसिबल है, बोल सकते हो आप अगर ऐसा पूछता है तो, ठीक है। तो हमारे पास जो VR का एक्सप्रेशन है उसमें ध्यान रखिएगा पॉइंट्स में, इसको चाहे तो थ्योरी में बस लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा इन केस ऑफ इंडक्टिव and resistive, in case of inductive and resistive load, we have our I1 या I2 के फॉर्म में लिख लो, I2 R02 इंटू cos phi 2 always greater than I2 X02 of sin phi। तो जब ये कंडीशन अराइज होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपको पता है ना, वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं I2 इंटू R02 इंटू कॉस फाई 2 माइनस या प्लस I2 इंटू X02 इंटू साइन फाई, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का केस है तो होल डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100 भी कर देते हैं, चलो इंटू 100, अप्रॉक्स फार्मूला हमारा इसी तरीके का आता है। तो जब इस फॉर्मूले में आप डेटा पुट करते हो, तो यहाँ पे हमेशा इस कंडीशन पे अगर इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड बोलता है तो आपका VR हमेशा, क्योंकि ये डेटा बड़ा है, तो VR इज ऑलवेज पॉजिटिव, VR इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस। समझ गए? अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पर पूछ लिया कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगी, नॉर्मली नेगेटिव पूछता है, अब तो पॉजिटिव वाला केस मैंने आपको बता दिया कि इंडक्टिव और रेजिस्टिव के केस में इट विल बी पॉजिटिव, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा जब कैपेसिटिव का केस होगा। तो कैपेसिटिव के केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी कि मतलब I2 X02 की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट विद साइन फाई, ये ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू I2 R02 cos phi 2,
लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ द कैपेसिटिव लोड, in case of the capacitive load, we can have I2 into x naught 2 of sine phi. This becomes greater than I2 into r naught 2 of cos phi. इस एक्सप्रेशन से ये ग्रेटर हो जाता है। अब इसके ग्रेटर होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा पूरा वी आर का एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव चला जाता है। तो इस कंडीशन पे आप लिखेंगे कि देन द वोल्टेज रेगुलेशन बिकम्स नेगेटिव। अभी आप समझ गए वोल्टेज रेगुलेशन, क्वेश्चन में अगर दे दिया कि वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन करो और साथ में लिख देता है कभी कभी कि ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी नेगेटिव। तो अब ये जो ऑल्सो वाला जो पार्ट है ये बहुत सारे लोगों से मिस हो जाएगा एग्जाम में, ये समझ ही नहीं आएगा कि सर ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो अभी इस एक्सप्रेशन को आप पूरा चेक करिएगा, जितना मैंने बताया ये डेटा आप इसको समझ जाएंगे अगर प्रॉपरली, तो आप वो नेगेटिव कंडीशन जो है उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब कैपेसिटिव लोडिंग है। दूसरा, power factor, at certain power factor you can say at certain power factor even it becomes zero, VR becomes zero। नॉर्मली पेपर में नेगेटिव वाला ही केस पूछता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव का केस तभी होगा जिस कंडीशन पे कैपेसिटिव लोडिंग वहां पे प्रोवाइडेड होगी। अच्छा, अगर कैपेसिटिव लोडिंग है तो उस कंडीशन पे ओवरऑल पावर फैक्टर लीडिंग कंडीशन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये था, हमारा कंडीशन ये था कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब हो रहा है। तो वी कैन से कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, देन वी कैन से ना कि I2 इंटू आर नॉट 2 ऑफ कॉस फाई हैज बिकम इक्वल टू I2 इंटू एक्स नॉट 2 ऑफ साइन फाई। बोल सकते हैं ऐसा। वी आर का जीरो होना तो यही चीज को दिखाता है कि भाई E2 को उधर भेज दिया, जीरो हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन लिखिएगा, देखिएगा उसमें जीरो पुट करके आपको एग्जैक्टली यही कंडीशन मिलेगी। अगर ये कंडीशन है तो इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं I2 इंटू आर नॉट 2 डिवाइडेड बाई I2 इंटू एक्स नॉट 2 इज इक्वल टू, कॉस को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। I2 और I2 दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचता है आर नॉट 2 अपॉन एक्स नॉट 2 इज इक्वल टू tan phi। लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल हैव tan phi इज इक्वल टू r नॉट 2 डिवाइडेड बाई x नॉट 2। ठीक, एंड वी हैव phi इज इक्वल टू tan इनवर्स r नॉट 2 डिवाइडेड बाई x नॉट 2। कंप्लीट। क्वेश्चन में कभी पूछ लिया कि कौन से phi की वैल्यू पर, या कभी कभी पावर फैक्टर पूछता है, अगर phi पूछा तो ये एक्सप्रेशन लिखिएगा कि tan इनवर्स r नॉट 2 अपॉन x नॉट 2 पर VR जो है वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द फेज एंगल एट विच, दिस इज द फेज एंगल, दिस इज द फेज एंगल एट विच द VR becomes इक्वल टू जीरो। बोल सकते हैं। अच्छा, कभी मान लो पूछ लिया पावर फैक्टर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एट पावर फैक्टर, विच पावर फैक्टर, तो आप लिखिए कॉस ऑफ फाई, दैट मीन्स कॉस ऑफ, यही पूरा एक्सप्रेशन, tan इनवर्स आर नॉट 2 बाई एक्स नॉट 2, कॉस ऑफ tan इनवर्स आर नॉट 2 बाई एक्स नॉट 2। इस पावर फैक्टर पर भी, और ये इस पावर फैक्टर के साथ आप लीडिंग भी लिख दीजिएगा, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस कंडीशन पर भी वी आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, और ये कंडीशन जो अराइज हो रहा है, ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर लोड का इस तरीके का है तो इसका मतलब हमको ये मिल रहा है कि E2 बिकम्स इक्वल टू V2। और ये कौन सा कंडीशन है? ये आइडियल कंडीशन है। अब बोलिए जहां से शुरू किए थे वहां तक एंड तक आ गए पूरा डिराइव करते हुए। हम लोग शुरुआत में भी तो यही लिखे थे। अगर हम लोग स्टार्टिंग स्लाइड पर आ जाते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था ना कि एट आइडियल कंडीशन E2 इज इक्वल टू V2, पूरा VR जीरो होगा। अब देखिए प्रूफ करके हम लोग पहुंच गए उस पॉइंट तक। पूरा एग्जाम में जब मैक्सिमम मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये जितना कुछ मैंने कराया आपको 14 मार्क्स का कंटेंट करवाया है, 14 नंबर का कंटेंट है। अगर पेपर में ये पूछता है 10 नंबर के हिसाब से पूछेगा तो थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन रखिएगा, 7 नंबर में पूछेगा कम एक्सप्लेनेशन आप रख सकते हैं। टाइम प्रॉपर है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदर देन दैट आप टाइम के अकॉर्डिंग सोच करके वहां पर लिखिएगा। क्वेश्चन में जो डेटा पूछा होगा उतना प्रोवाइड करिएगा, एक आध एक्स्ट्रा चलेगा, अननेसेसरी डेटा मत प्रोवाइड करिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पूछता है कि कब VR जीरो होगा एंड ऑल, तो ये सब बताने की आपको एडिशनल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पूछ लेता है पेपर में डेफिनेटली आप उसको ऐड कर दीजिए, आपके पास पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है।
ठीक है, तो आई गेस कि आपको इस पूरे डिटेल्ड वीडियो के साथ वोल्टेज रेगुलेशन मस्त से क्लियर हो गया होगा। फेजर का एक्सप्रेशन एक दो बार आप देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। ये वाली नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी आपके जी ड्राइव लिंक पर, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, उसको चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस टॉपिक का। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मस्त से पेपर दिलाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।